जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24। दोस्तों, इतिहास में पिछली क्लास तक हमने महाजनपद काल पढ़ लिया था और हमने ये देख चुके थे कि भारतीय क्षेत्र में और भारत के बाहर के क्षेत्रों में कौन कौन से महाजनपदों का उदय उत्तर वैदिक काल के बाद हो चुका था। साथ ही हमने उनकी स्थितियां देखी थी और हमने ये देख लिया था कि कौन कौन से महाजनपद का उदय किस प्रकार से हुआ और कौन कौन सी उसकी राजधानियां थी, ये सब हम देख चुके थे। दोस्तों, आगे चलकर ये सारे महाजनपद एक जैसे नहीं रहे और धीरे धीरे इन्हीं महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और बाकी सारे महाजनपद कहीं ना कहीं या तो इसमें विलीन हो गए या उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। और इसी प्रकार मगध साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में हमारे पास पढ़ने को मिलता है। तो आज हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। देखते हैं मगध साम्राज्य का। दोस्तों, मगध साम्राज्य के उदय की अगर बात की जाए तो मगध साम्राज्य, दोस्तों हमने बात की थी कि मगध साम्राज्य आज के बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्र में था। और दोस्तों, आप जानते हो कि आज के समय भी अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र जो छोटा नागपुर के पठार के आसपास पड़ता है, उसका हिस्सा है, तो वो धन धान्य से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से खनिज और ये कहा जाए कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धरती इतनी उपजाऊ है कि वहाँ हमेशा समृद्धि ही रहती थी। तो दोस्तों, यही कुछ कारण थे कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं मगध साम्राज्य के उदय के कारण। दोस्तों, अगर मगध साम्राज्य के उदय के कारणों के बारे में अगर बात की जाए तो इन कारणों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है भौगोलिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है प्रशासनिक कारण। दोस्तों, अगर भौगोलिक कारण के बारे में बात की जाए तो मगध साम्राज्य, जैसे कि मैंने बताया, बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था और ये क्षेत्र गंगा और सोन नदियों के कारण इतना उपजाऊ था कि वहाँ कृषि में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हो चुकी थी। और कृषि के रूप में जब कृषि की उन्नति हुई तो वहाँ के लोग लगान भी बहुत ज़्यादा देते थे, टैक्स भी बहुत ज़्यादा देते थे, जिस टैक्स से राज्य का खजाना हमेशा भरा हुआ रहता था। तो दोस्तों, भौगोलिक कारण के बारे में अगर एक और बात की जाए तो जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर लोहे का अयस्क बहुतायत में प्राप्त होता था, जिससे क्या हुआ, जिससे कृषि क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। साथ ही साथ सैनिक क्षेत्रों में शस्त्र बनाने में भी वो बहुत ही अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। दोस्तों, यही कारण थे कि मगध साम्राज्य भौगोलिक रूप से खनिज संपदा में बहुत ही रिच माना जाता था, परिपूर्ण माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों, ये गंगा और सोन नदी का क्षेत्र था, जिससे यहाँ उपजाऊ कृषि क्षेत्र मौजूद था, जिसने मगध को एक आर्थिक शक्ति बनने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता की। इसके अलावा दोस्तों, अगर आर्थिक कारण देखा जाए तो आर्थिक कारण में यहाँ कृषि की उपज बहुत अच्छी होती थी, जिसकी वजह से कर व्यवस्था मजबूत थी। कर व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। दोस्तों, इसकी वजह से मगध एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया। साथ ही अगर बात की जाए इसके प्रशासनिक कारणों की तो हम आगे अभी देखने वाले हैं कि मगध साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी वहाँ के राजा हुए हैं, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रशासनिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। उनका एग्जाम्पल देख के हम देखेंगे कि लगभग मगध के सभी राजाओं ने, सभी प्रशासकों ने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसे आर्थिक और सैनिक रूप से एक बड़ी शक्ति में स्थापित कर दिया। दोस्तों, यही कुछ कारण थे जिनसे मगध साम्राज्य का उदय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे जिनका जिक्र हमें मिलता है। तो दोस्तों, बात अगर की जाए मगध के राजवंशों के बारे में तो मुख्य रूप से मगध में सबसे पहला वंश हमें देखने को मिलता है बृहद्रथ वंश। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हर्यक वंश,
तीसरे नंबर पर हमें मिलता है शिशुनाग वंश और चौथे नंबर पर हमें मिलता है नंद वंश। ये 4 वंश ऐसे थे जो मगध साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली और अग्रणी वंश माने जाते हैं। दोस्तों, नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था और वहां से मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। मौर्य वंश से और उससे आगे का इतिहास हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि इन चारों वंशों के कौन कौन शासक हुए थे और एग्जाम की दृष्टि से किस शासक से कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके शासकों के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए बृहद्रथ वंश की तो इसका काल अज्ञात माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी कोई भी फिक्स डेट, कोई भी निश्चित तिथि हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती। तो इतिहासकारों ने इसके काल को अज्ञात काल माना है कि उसकी तिथि कोई भी निश्चित नहीं है। दोस्तों, बृहद्रथ वंश का सबसे पहला शासक का जो उल्लेख हमें मिलता है पुराणों से तो वो बृहद्रथ का मिलता है। उसके बाद उसका पुत्र जरासंध और फिर अंतिम शासक रिपुंजय को माना जाता है। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए हर्यक वंश की तो ये हर्यक वंश का काल 545 से 412 ईसा पूर्व माना जाता है। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्यावधि में जो शासक वर्ग है वो हर्यक वंश को माना गया है। दोस्तों, इनके शासकों की अगर बात की जाए तो पहले शासक का वर्णन हमें मिलता है भट्टिय के रूप में। ऐसा माना जाता है, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है कि हर्यक वंश का सबसे पहला जो शासक हुआ है वो भट्टिय हुआ था और जिसने बृहद्रथ वंश को समाप्त करके हर्यक वंश की नींव डाली थी। दोस्तों, दूसरा शासक की बात की जाए तो बिंबिसार को माना जाता है और यही शासक मेन, अगर कहा जाए मेन प्रशासक या वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए तो इसका पुत्र हुआ है अजातशत्रु, फिर उसका भी पुत्र हुआ है उदयन और अंतिम शासक के रूप में हमें नागदाशक का उल्लेख हर्यक वंश में मिलता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इस वंश को पितृहंता वंश माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके बारे में हम भी देखने वाले हैं। तीसरे वंश की अगर बात की जाए दोस्तों तो तीसरा वंश शिशुनाग वंश को माना जाता है जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। और इसके अगर काल की बात की जाए तो इसका काल 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक मिलता है हमें देखने के लिए। दोस्तों, ये जो काल क्रम है इसका कोई फिक्स प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इस अवधि में साक्ष्यों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास में कभी भी एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिस क्वेश्चन पर विवाद हो या जिस क्वेश्चन के बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटाज हमें दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस संभावना बहुत कम होती है इनके एग्जाम में आने की, तो इनके बारे में आप ज़्यादा सीरियस मत होना। बस इनका जो काल दिया हुआ है ज़्यादातर बुक्स में वो ये दिया हुआ है, तो आप इसी को याद रखेंगे। दोस्तों, शिशुनाग वंश के बारे में अगर बात की जाए तो इसका पहला शासक शिशुनाग को माना जाता है और उसका पुत्र कालाशोक हुआ है। इन दो शासकों का जिक्र हमें शिशुनाग वंश में मिलता है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली और उसका पुत्र कालाशोक या कहीं कहीं इसको काकवर्ण भी कहा गया है पुराणों में, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अभी देखेंगे। दोस्तों, अंतिम वंश की अगर बात की जाए तो अंतिम वंश नंद वंश था जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। नंद वंश में अगर हम इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक था महापद्मनंद। कई जगह इसको उग्रसेन भी कहा गया है और इसकी उपाधि भी हम देखेंगे, एक राठ की उपाधि इसने धारण की थी। साथ ही साथ इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है वो अभी हम देखेंगे। दोस्तों, इसके बाद इसमें कई शासकों का वर्णन हमें मिलता है, बहुत सारे शासकों का हमें वर्णन मिलता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इतिहास में नहीं रखी गई है। अंतिम शासक के बारे में सीधी बात होती है तो अंतिम शासक इसका घनानंद हुआ है और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। तो अगर वंशवार देखा जाए तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। और अब हम शुरू करते हैं बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को विस्तार से। तो दोस्तों, बात करते हैं मगध साम्राज्य के सभी वंशों के बारे में एक एक करके।
तो दोस्तों जैसे कि अभी बात की थी हमने कि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वो बृहदत्त वंश को माना जाता है। दोस्तों बृहदत्त वंश के बारे में इतिहास में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, यूं कहें कि नहीं के बराबर है। लेकिन बृहदत्त वंश का जो पहला जिक्र हमें मिलता है वो मिलता है भागवत पुराण में, आपने देखा होगा। तो बृहदत्त वंश से एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों, जिसका इतिहास में वर्णन मिलता है पुराणों में कि बृहदत्त वंश में जो सबसे पहला शासक हुआ है वो बृहदत्त ही है। इससे पहले के वंशों की जानकारी पूरी तरह से नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों बृहदत्त वंश की अगर बात की जाए तो प्रथम शासक के रूप में इसका जिक्र हमें मिलता है और इसकी राजधानी दोस्तों गिरिव्रज थी। बृहदत्त वंश की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। आगे चलकर इसका हम राजगृह भी नाम पढ़ेंगे और बाद में राजधानी अलग अलग शासकों ने अपने हिसाब से बदलाव कर दिया था। दोस्तों बृहदत्त वंश के बारे में एक छोटी सी कहानी पुराण में मिलती है कि बृहदत्त जो शासक था उसकी 2 पत्नियां थी। उनमें से जो बड़ी पत्नी थी उनमें जो बड़ी पत्नी थी उसकी संतान होती थी, लेकिन एक जो दूसरी पत्नी थी उसकी कोई भी संतान नहीं थी। दोस्तों इसी के चलते बृहदत्त जो शासक थे वो बहुत परेशान रहते थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य के पुरोहित के साथ मिलकर, एक बहुत बड़े महर्षि के साथ मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया ताकि उसे संतान प्राप्ति हो जाए। दोस्तों इस यज्ञ में जब यज्ञ पूर्ण किया गया तो यज्ञ के जो महर्षि थे उन्होंने एक फल बृहदत्त को दिया कि इसको आपको अपनी पत्नी को खिला देना है और इससे वो संतान उत्पन्न हो जाएगी और आप उसे भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों ये फल ले जाकर बृहदत्त ने अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन हुआ ये कि दोनों पत्नियों ने उस फल को आधा आधा काट कर खा लिया और संतान उत्पत्ति के समय दोनों ही पत्नियों को, दोनों ही रानियों को आधे आधे पार्ट में एक बालक को जन्म हुआ। मतलब वो बालक पूरा नहीं था, आधा आधा कटा हुआ था। दोस्तों ये देखकर बृहदत्त बड़े परेशान हुए और उन्होंने क्या किया, उस कटे हुए बालक को महल से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। दोस्तों उसी समय कुछ देर बाद वहां पर एक राक्षसी आई जिसका नाम था जरा, और उस राक्षसी ने उस बालक को खाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि ये बालक तो 2 टुकड़ों में विभाजित है, तो उसे उस पर दया आ गई और जरा राक्षसी ने उस बालक को अपनी तांत्रिक विद्या से, अपनी मायावी शक्ति से जोड़कर एक बना दिया और उसे लेकर वो राजा के पास पहुंच गई, बृहदत्त के पास। दोस्तों बृहदत्त ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उसे अपने पास रख लिया और बाद में इस बच्चे का नाम जरासंध रखा गया। यहाँ जरा उस राक्षसी के नाम पर रखा गया क्योंकि उस राक्षसी का नाम जरा था, तो उस बच्चे का नाम जरा और संध मिलाकर, संध मतलब होता है संधि, क्योंकि उस बच्चे को 2 पार्ट की संधि करके बनाया गया था, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया है। तो दोस्तों इस कथा के अनुसार जो बृहदत्त का जो पुत्र था वो जरासंध हुआ, और क्योंकि ये जरा नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था, जरा नाम की राक्षसी, इस राक्षसी के मायावी शक्ति से ये उत्पन्न हुआ था, तो इसका नाम जरा प्लस संध, संध का मतलब होता है संधि या जुड़ना, तो इसका नाम जरासंध रखा गया, जरासंध रखा गया। दोस्तों बृहदत्त वंश का दूसरा शासक हमें जरासंध के रूप में ही मिलता है। जरासंध के बारे में एक और कहानी हमें मिलती है कि जो जरासंध था, क्योंकि वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, तो उसकी मृत्यु इतनी आसान नहीं थी, उसका वध इतना आसान नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है, तो भगवान श्री कृष्ण के कहे के अनुसार भीम के साथ इसका मल्ल युद्ध होता है और भीम इसे कुश्ती में हरा देता है और जरासंध के 2 टुकड़े करके एक साइड और दूसरा दूसरी साइड फेंक देता है, लेकिन वे टुकड़े आपस में फिर जुड़ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इशारे से भीम क्या करते हैं, भीम उसके वध करने के लिए 2 टुकड़ों में तोड़कर विपरीत दिशा में उसे फेंकते हैं, जिससे वो दोबारा नहीं जुड़ता है। तो इस तरह से उसकी कहानी मिलती है। ये पौराणिक कथा है, इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ किताबों में हमें नहीं मिलता, केवल पुराणों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों इसके बाद जरासंध को माना जाता है कि ये सबसे प्रतापी एक शासक था जो बृहदत्त वंश का था, और इसका कई बार कृष्ण से भी संघर्ष रहा है।
काफी बार श्री कृष्ण जी से इसने संघर्ष किया है, उसके साथ युद्ध लड़े। तो दोस्तों जरासंध के नाम की एक और कहानी हमें पुराणों में देखने को मिलती है कि जरासंध की 2 पुत्रियां थी जिनका विवाह जरासंध ने कंस के साथ किया था। तो इस हिसाब से जरासंध कंस के ससुर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि कंस का वध श्री कृष्ण जी ने कर दिया था, तो इस वजह से जरासंध और श्री कृष्ण के बीच में कई बार संघर्ष होता है, कई बार संघर्ष होता है कृष्ण के साथ। जो श्री कृष्ण हैं तो उनके साथ जरासंध का काफ़ी बार संघर्ष भी इसमें दिखाई देता है। उसका कारण दोस्तों यही था कि कंस का वध श्री कृष्ण जी ने कर दिया था, जो जरासंध का दामाद भी लगता था। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो शासक हमें वर्णन मिलता है वो है सहदेव, और इसके बाद रिपुंजय जो अंतिम शासक हुआ है, अंतिम शासक। क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है, तो दोस्तों अंतिम शासक के रूप में हमें रिपुंजय का नाम मिलता है, जिसकी हत्या भट्टिय ने कर दी थी। भट्टिय नाम के एक व्यक्ति ने रिपुंजय की हत्या कर दी थी, और इसी भट्टिय ने आगे चलकर हर्यक वंश की स्थापना की। स्टार्टिंग में जो सबसे पहला शासक हमें मिलता है हर्यक वंश का, वो भट्टिय ही मिलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हर्यक वंश जो दूसरा वंश है उसके बारे में। तो दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना वैसे तो भट्टिय ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को, क्योंकि हर्यक वंश का जो स्थापना की थी उसको ऊंचाई पर ले जाने, अगर बात की जाए ऊंचाई पर ले जाने की या उसके समृद्धि की, तो उसमें बिंबिसार का सबसे ज्यादा योगदान था। तो इसलिए वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो बिंबिसार को ही माना जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बिंबिसार। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों बिंबिसार को श्रोणिक नाम से भी जाना जाता है। श्रोणिक, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि श्रोणिक नाम से हर्यक वंश के किस शासक को जाना जाता है, तो हर्यक वंश के बिंबिसार को श्रोणिक नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर इसके कालक्रम की बात की जाए तो इसका काल 544 से 493 BC या ईसा पूर्व रखा गया है। दोस्तों इसने अपनी राजधानी गिरिवर्ज को ही बना के रखा, और साथ ही साथ ये समकालीन अगर बात की जाए तो महात्मा या भगवान बुद्ध के समकालीन था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन सा शासक था, तो दोस्तों बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था, साथ ही साथ इसका अनुयायी भी था। अनुयायी, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। दोस्तों बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक ऐसे ही नहीं माना जाता है। बिंबिसार के कालक्रम में ही, बिंबिसार के समय में ही मगध साम्राज्य बहुत ही विस्तारित हो गया था, इसका विस्तार काफ़ी हो चुका था। दोस्तों मगध साम्राज्य के विस्तार में बिंबिसार ने हर तरह के उपाय किए, उनमें मुख्य रूप से युद्ध था। युद्ध किए और युद्ध को जीता, और फिर दूसरे साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसका विस्तार कर दिया। लेकिन दोस्तों जहां पर युद्ध नहीं करना है वहां पर बिंबिसार ने विवाह किए, और विवाह के द्वारा दूसरे राज्यों को, दूसरे साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसका विस्तार कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार के विवाह कहाँ कहाँ और किस किस के साथ हुए। तो दोस्तों विवाह की अगर बात की जाए तो बिंबिसार ने पहला विवाह क्षेमा नाम की राजकुमारी से किया, और ये मद्र देश की राजकुमारी थी। दोस्तों ये मद्र आज के समय में पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था। आज के समय में जो पंजाब है, इसी का मतलब जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसे मद्र के नाम से जाना जाता था। तो क्षेमा से शादी करके पंजाब को या मद्र देश को इसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दोस्तों अगर दूसरे विवाह की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विवाह था इसका, और ये इसने किया था महाकोशला देवी से। कहीं कहीं इसका नाम कौशल भी मिल जाता है। तो महाकोशला देवी से इसने दूसरा विवाह किया, और ये महाकोशला देवी प्रसेनजित की बहन थी। दोस्तों प्रसेनजित के बारे में हमने पहले चर्चा की है। ये काशी प्रांत के शासक थे, और महाकोशला से शादी करने के बाद, महाकोशला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को काशी का प्रांत दहेज में मिला।
काशी का प्रांत दहेज में मिला। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि काशी का प्रांत किस तरह से मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। तो बिंबिसार ने प्रसेनजित की बहन से महाकोशला से शादी की और उस शादी के एवज में दहेज में उसे प्राप्त हुआ काशी। दोस्तों अगर तीसरे विवाह की बात की जाए तो बिंबिसार ने तीसरा विवाह चेल्लना से किया, जो लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी गणराज्य के बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। तो लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी चेल्लना, और जो जिसने आगे चलकर अजातशत्रु को जन्म दिया, जो इसका दूसरा शासक भी हुआ। इसके अलावा दोस्तों अगर युद्ध की बात की जाए तो युद्ध इसने अंग देश से किया और इसको जीत लिया। ये क्वेश्चन आता है कि अंग देश को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया। तो अंग देश को जीतकर बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा दोस्तों ये बिंबिसार मैत्री संबंध भी कई तरह के राज्यों से रखता था। उनके मैत्री संबंध से भी उसके साम्राज्य का काफी विस्तार होता था। और यहीं एक जिक्र मिलता है कि चंड प्रद्योत जो अवंती के शासक हुए हैं, चंड प्रद्योत की मदद की थी बिंबिसार ने। इन्हें एक रोग हो गया था चंड प्रद्योत को, जिसे कहते हैं पांडु रोग। पांडु रोग या इसको पीलिया आज के समय में बोल सकते हैं, पीलिया। तो दोस्तों ऐसा वर्णन मिलता है कि चंड प्रद्योत अवंती के जो शासक थे उसे पांडु रोग हो गया था, पीलिया हो गया था, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो इसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक, बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भेजा था, जिसने पांडु रोग को ठीक करके चंड प्रद्योत की मदद की थी। तो यहाँ इस तरह से भी दोस्तों मैत्री संबंध से भी बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो जीवक थे, जो चिकित्सा के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति माने जाते थे, तो वो किसके दरबारी थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के राजकीय वैद्य। राजकीय वैद्य, राजकीय वैद्य जीवक थे, और जीवक को इन्होंने चंड प्रद्योत के पास मदद के लिए भेजा था, जिससे उसका पीलिया रोग या पांडु रोग ठीक हो गया था। दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ, जो लिच्छवी चेटक की पुत्री थी चेल्लना, उसका एक पुत्र हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन को हासिल कर लिया। तो इसी वजह से दोस्तों इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसके पहले ही शासक की हत्या उसके पुत्र ने कर दी और सिंहासन प्राप्त कर लिया। फिर आगे चलकर इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की, और इस तरह से प्रत्येक पुत्र ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। इस वजह से इस पूरे ही वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो हर एक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। उसका कारण यही है कि इसके प्रत्येक शासक की हत्या उसी के पुत्र के द्वारा की गई, सिर्फ सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। हम इसमें देख चुके हैं कि बिंबिसार जो वास्तविक संस्थापक था मगध का, उसकी हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने करके सिंहासन की प्राप्ति कर ली। दोस्तों अजातशत्रु के बारे में अगर देखा जाए तो इससे कुछ 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, तो अजातशत्रु का शासनकाल 493 से 461 ईसा पूर्व तक रहा, और इसी ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अपने शासनकाल के दौरान किया। और दोस्तों ये बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो अजातशत्रु के काल में हुआ, और जगह थी दोस्तों राजगृह, जो मगध साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना भी की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु के समय में राजगृह में आयोजित की गई, तो उसी के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। इसके अलावा दोस्तों दूसरा काम इसका, काशी और वज्जी के साथ इसने 16 साल तक संघर्ष किया। अब इसका क्या कारण था दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो इसके पिता थे बिंबिसार, इन्होंने काशी नरेश की पुत्री प्रसेनजित की बहन से शादी की थी महाकोशला से, और बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी प्रांत प्राप्त हुआ।
लेकिन अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो इन्होंने अपना जो दहेज में दिया हुआ काशी था वो वापस छीन लिया। अजातशत्रु से नाराज होकर काशी नरेश ने काशी को वापस ले लिया, जो आगे चलकर काशी के साथ अजातशत्रु के संघर्ष का बहुत बड़ा कारण बना। इसके अलावा दोस्तों वज्जी एक गणराज्य था। हम इसके बारे में पीछे देख चुके हैं कि ये 8 जनपदों का गणराज्य हुआ करता था, रिपब्लिक हुआ करता था। इसके साथ भी अजातशत्रु के काफी संघर्ष हुए, लगभग 16 साल तक इन दोनों के बीच में संघर्ष हुए, लेकिन ये जीत नहीं पाया। और उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों, इसके एक बहुत ही फेमस मंत्री हैं वस्कार, या कहीं कहीं इसको केवल वस्कार भी कहा जाता है। तो वस्कार जो इसके मंत्री थे ये बहुत ही इंटेलिजेंट आप कह सकते हो, बहुत ही होशियार मंत्री थे। और वस्कार को वज्जी गणराज्य में फूट डालने के लिए अजातशत्रु ने भेजा, क्योंकि ये वज्जी गणराज्य 8 गणराज्यों का एक ग्रुप था और इसको हराना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, आपने पता है ये बात आपको। तो 8 गणराज्यों में फूट डालना बहुत जरूरी था। और दोस्तों इसका जिक्र मिलता है कि अजातशत्रु ने वस्कार जो उसका मंत्री था उसे वज्जी गणराज्य में फूट डालने के लिए भेजा, और जो सफल भी हुआ। और यहाँ पर उसने फूट डाली और फिर ये जीत हो गई अजातशत्रु की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जीत का कारण। तो अजातशत्रु ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हथियारों का इस्तेमाल किया, एक था रथमूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने रथमूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किया। तो दोस्तों अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। दोस्तों ये दोनों ही हथियार आपने बाहुबली फिल्म में जरूर देखे होंगे। बाहुबली फिल्म में रथमूसल और महाशिला कंटक का जो इस्तेमाल किया गया है वो उसके एक पात्र के द्वारा किया गया है, जो उसमें विलन का रोल निभाया, आप देख लेना उसको। तो रथमूसल और महाशिला कंटक के बारे में अगर पूछा जाए तो अजातशत्रु ने इसका उपयोग किया था, और ये उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों में माने जाते थे। अंतिम बात करें दोस्तों तो इसकी हत्या इसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी, और उदयन ने इसकी हत्या करके सिंहासन को अपने कब्जे में ले लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों उदयन की, जो इसी वंश का शासक हुआ है। तो इसका काल माना जाता है 461 से 445 बीसी, 461 से 445 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। देखिए यहाँ पर जो राजधानी थी वो राजगृह थी, लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, राजगृह से राजधानी को परिवर्तित कर दिया। और दोस्तों इसका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक भी इसी को माना जाता है, संस्थापक। ये क्वेश्चन आया है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को ही माना जाता है। और ये गंगा और सोन, गंगा प्लस सोन, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित किया इसने पाटलिपुत्र को। तो सबसे इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है। और दोस्तों एक कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उदयन किस धर्म को मानता था। तो जैन धर्म को ये मानता था, जैन मतावलंबी इसको माना जाता है। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना का ही पूछा जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा फिर और भी कई शासकों का इसमें नाम मिलता है जो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे अनिरुद्ध। इसके बाद अनिरुद्ध का हमें उल्लेख मिलता है, उसके बाद इसके पुत्र मुंड का उल्लेख मिलता है, और फिर अंतिम शासक के रूप में नागदशक का उल्लेख मिलता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों हुआ है नागदाशक, ये कई बार पूछा जाता है। और इसकी हत्या इसी के एक अमात्य मंत्री आप कह सकते हो, इसी के एक अमात्य शिशुनाग ने कर दी थी, शिशुनाग ने। तो अगर देखा जाए तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो नागदाशक था उसकी हत्या उसी के एक अमात्य शिशुनाग ने की, और यहीं से दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो इसके बाद 2 वंश बचे हैं, शिशुनाग वंश और नंद वंश, उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में ज़रूर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो उसको भी आप बेशक कमेंट में लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और मगध साम्राज्य हम पूरा उसमें समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।